हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत का संविधान में आधिकारिक क्या नाम है। तो आधिकारिक नाम भारत का भारत गणराज्य है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत लिखा है, जो दोनों नामों के उपयोग को दर्शाता है। 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान में इंडिया और भारत के आधिकारिक नामों का उपयोग किया गया है। भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। इसे अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। अंग्रेजी में संविधान का अनुच्छेद 1 इस तरह शुरू होता है, इंडिया दैट इज भारत। हमारे भारत संविधान की बुक है जिसमें भारत का नाम भारत गणराज्य, भारत या इंडिया लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत के दो आधिकारिक नाम है, भारत और इंडिया। भारत का नाम इंडिया सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से आया है। अंग्रेजों ने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और इंडस नदी के नाम पर इंडिया कहना शुरू कर दिया। उसी के आधार पर देश का नाम इंडिया रख दिया, जो लैटिन भाषा में भी इंडिका के रूप में प्रयुक्त होता था। धीरे धीरे इंडिया नाम भारत के लिए एक लोकप्रिय नाम बन गया। भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान नाम भी सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। भारत का नाम प्राचीन सम्राट भरत से भी जुड़ा है, जो मनु के वंशज थे। अब हम भारत की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये हमारा जो भारत देश है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत की भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में जो हमारा भारत देश है ये विश्व में 7वें नंबर पे आता है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत 2023 जनसंख्या गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन गया है विश्व में। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर पश्चिम में हमारा अफगानिस्तान आ गया है। उत्तर पूर्व में 3 राज्य है, चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। ये हमारा उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत है और दक्षिण में ये हमारा हिंद महासागर है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये हमारा जो दक्षिण पूर्व एरिया है यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी आ जाती है और पश्चिम में ये हमारा जो एरिया है ये अरब सागर कहलाता है, जो गुजरात से लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियां होती है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। केसरिया रंग साहस और त्याग को दर्शाता है, सफेद रंग शांति और सत्य को, और हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। ये हमारा तिरंगा है जिसमें ये केसरिया, सफेद और हरा रंग है और बीच में हमारा अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र बना होता है, जो धर्म और न्याय का प्रतीक है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती है। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। वर्ष 1921 में पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सम्मेलन में अपना एक ध्वज बनाने की बात कही थी। उसके बाद ही फैसला हुआ कि भारत का अपना एक ध्वज होगा, एक झंडा होगा। भारत का पहला तिरंगा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसे स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने तैयार किया था। इस झंडे में 3 रंग हरा, पीला और लाल रंग की पट्टियां देखने को मिलती है। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह हमारा भारत का पहला झंडा है जिसमें हरे रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल बने हैं और लाल रंग की पट्टी में चंद्रमा और सूर्य बना हुआ है। 1931 में बना झंडा ही आज के वर्तमान भारतीय तिरंगे से काफी मिलता जुलता है।
1947 में इस झंडे में थोड़ा संशोधन करते हुए चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया। 1931 में हमारा ये झंडा था जिसमें चरखा था, लेकिन 1947 में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रख दिया गया। वहीं भारत का पहला तिरंगा झंडा 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। इसको पहले स्वराज झंडा कहा जाता था। इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया जाता है। बदरुद्दीन और सुरैया ने ही ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र के चिन्ह को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। सुरैया ने ही इस ध्वज का ग्राफिक तैयार किया। बदरुद्दीन की पत्नी सुरैया तैयब जी ने इसकी पहली प्रति बनाई थी, जो स्वतंत्रता की रात को नेहरू की कार पर फहराई गई थी। कुछ लोग बदरुद्दीन तैयब जी को सुरैया तैयब जी को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर मानते हैं। हालांकि सबूतों के अभाव में यह दावा विवादास्पद है और आमतौर पर पिंगली वैकेया को ही डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पिंगली वैकेया ने ही डिजाइन किया था। बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी ने ध्वज पर काम किया था, लेकिन उन्होंने इसे डिजाइन नहीं किया था। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की। तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हमारा सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह नारा संस्कृत भाषा का है। सत्यमेव जयते उक्ति मुंडक उपनिषद में वेदैया द्वारा लिखी गई है। यह उपनिषद अर्थवेद का एक भाग है। यह उक्ति मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड के छठे मंत्र का हिस्सा है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते नारा स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। उन्होंने साल 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दी अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया था। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की। तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। अभी हमने यही डिस्कस किया था कि अशोक स्तंभ पर सत्यमेव जयते लिखा है, और यह हमारा आदर्श वाक्य भी है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और यह पवित्र हिंदू वेद का भाग है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जो चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। शेरों को घंटी के आकार के कमल के ऊपर एक गोलाकार स्तंभ पर रखा गया है। यह हमारा अशोक चिन्ह है, जो गोलाकार कमल के ऊपर रखा गया है। स्तंभ पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां है। यह हमारा एक घोड़ा है, यह हाथी है। इसी प्रकार एक बैल और एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है। हर जानवर के बीच में एक धर्मचक्र बना हुआ है। ये दोनों जानवरों के बीच में एक धर्मचक्र बना हुआ है। इसी प्रकार इस पर 4 धर्मचक्र भी बने हुए हैं, जिसमें 24 तीलियां है, जो शक्ति और न्याय का प्रतीक है। स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह हमारा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, और यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। यह हमारा अशोक चिन्ह है, जो शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने का सुझाव भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर बनाए गए अशोक स्तंभ की मुख्य चित्रकार की भूमिका इंदौर के दीनानाथ भार्गव ने निभाई थी। ये जो अशोक चिन्ह है, ये संविधान के प्रथम पृष्ठ की फोटो है,
जिसे दीनानाथ भार्गव ने बनाई थी। तैयार की गई इस चित्रकारी को गोल्डन शाही से बना गया है। ये गोल्ड शाही से बनाया गया है। संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी शांति निकेतन को दी गई थी। शांति निकेतन के कला गुरु नंदलाल बोस ने इसे बनाने की जिम्मेदारी दीनानाथ भार्गव को सौंपी गई थी। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गान की। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान में हिंदी भाषा में आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। हालांकि यह गीत मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। यह पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने गाया था। राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी में अनुवाद कैप्टन अबिद अली ने किया था। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुरोध पर कराया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन में कुल 5 छंद है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान में केवल पहले छंद को ही अपनाया गया है। संपूर्ण गीत या गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण जिसमें केवल पहली और अंतिम पंक्तियां शामिल है, जिसको पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, यह हमारे राष्ट्रगान की पहली पंक्ति है। और जय है जय है जय है जय 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 है, यह हमारे राष्ट्रगान की अंतिम पंक्ति है। और पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में 2 नदियों के नाम आते हैं, गंगा और यमुना। ये देश की 2 पवित्र नदियां हैं। यह हमारी यमुना नदी है और यह हमारी गंगा नदी है, जो प्रयागराज संगम में मिलती है। राष्ट्रगान में 7 राज्यों के नाम आते हैं। ये राज्य पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, वर्तमान में महाराष्ट्र, द्राविड़ जो दक्षिण भारत को दर्शाता है, उत्कल वर्तमान में ओडिशा और बंग मतलब बंगाल। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का संगीत भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1919 में इस गीत का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उन्होंने इसका नाम द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा था। अंग्रेजी व्याख्या लिखने का अनुरोध मदनपल्ली, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक शहर है, के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज के डॉक्टर कोसेंस ने तब किया था जब टैगोर मदनपल्ली में कुछ दिन बिताने गए थे। इस गीत की मूल धुन बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में तैयार की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रगान चुनने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने मुमताज हुसैन और अबिद हसन सफरानी के साथ मिलकर हिंदी और उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टैगोर के मूल गीत का दूसरा संस्करण बनाया, जिसे शुभ सुख चैन का नाम दिया गया। भारत का पुराना राष्ट्रगान शुभ सुख चैन था। यह गीत आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान था। कलाकार मकबूल फिदा हुसैन ने राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता शब्दों से प्रेरित एक बड़ी पेंटिंग बनाई थी, जिसमें भारत माता को गणेश के साथ खेलते हुए देखा गया था। यह पेंटिंग उन्होंने 1997 में भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के दौरान बनाई गई थी। यह हमारी भारत माता है और ये हमारे गणेश जी है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत की। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान में आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत और बांग्ला भाषा में मिश्रित रूप से लिखा था। गीत के प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में है, जबकि बाकी का गीत बांग्ला में है। इसे 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कातल पांडा गांव में लिखा गया था। हालांकि इसे पहली बार साल 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित किया गया था। इस गीत का संगीत जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार किया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में कुल 6 छंद है, लेकिन 24
जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान में केवल 2 छंदों को ही अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में लगभग 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। बंकिम चंद्र चटर्जी इस गीत को चिनसुरा में लिखा था। चिनसुरा पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय दिवस। तो भारत के 3 राष्ट्रीय दिवस है। पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस, तीसरा गांधी जयंती, जिन्हें राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। तो भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में संसद द्वारा पारित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है, जिसमें झंडा पहले से ही नीचे बंधा होता है और प्रधानमंत्री डोरी खींचकर इसे ऊपर उठाते हैं और फिर फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर तिरंगा नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हुए फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ध्वजारोहण भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी है, जो 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। और तब से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे राष्ट्रीय दिवस गणतंत्र दिवस की। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। 26 जनवरी को ही पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ था। गणतंत्र दिवस पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था। और तब से हर साल इस दिन भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, केवल फहराया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे राष्ट्रीय दिवस गांधी जयंती की। तो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन को अपनाया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। यह हमारे महात्मा गांधी है, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाबाई गांधी था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुई। इनका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था, और इनका स्मारक स्थल राजघाट नई दिल्ली में है। तो हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता की। तो भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शपथ की। तो भारत की राष्ट्रीय शपथ है निष्ठा की शपथ। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पीडीमरी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। उसी के अंग्रेजी संस्करण को राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रूप में अपनाया गया। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। अब हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। यह हमारा भारत रत्न है जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो इसकी आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। पहला भारत रत्न 1954 में 3 महापुरुषों को एक साथ दिया गया था। पहले महापुरुष है श्री राम गोपालचारी, दूसरे महापुरुष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे महापुरुष थे सीवी रमन। यह हमारे चक्रवर्ती राम गोपालचारी है जो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। यह हमारे दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो भारत गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति थे, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यह हमारे तीसरे महापुरुष है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1955 में नियमों में बदलाव किया गया और मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया जाने लगा। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है जिनको मरणोपरांत 1966 में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्रा की। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है भारतीय रुपया। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरी लिपि में र और लैटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है जिसके शीर्ष पर 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं हैं। ये 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती है और समानता को दर्शाती है। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की भी शुरुआत हुई थी। रुपया रुपया से लिया गया है जिसका उपयोग ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से उपयोग में आने वाले विभिन्न सिक्कों को दर्शाने के लिए किया जाता था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है जिसे INR के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतीक R है और INR का पूरा नाम इंडियन रुपीस है जो भारतीय रुपयों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोड है। भारतीय रुपया 100 पैसे में विभाजित है। भारतीय रुपये का प्रतीक भारत की मुद्रा, लेन देन और आर्थिक मजबूती के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन स्नातकोत्तर उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा परिकल्पित और डिजाइन किया गया यह प्रतीक है। निवासी भारतीय नागरिकों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्राप्त हजारों अवधारणा प्रविष्टियों में से चुना गया है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर की। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। शक संवत हिंदू कैलेंडर पर आधारित है जिसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को संविधान में आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका उपयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ भारत के राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा समाचार प्रसारणों और भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और संचार में किया जाता है। यह हमारा हिंदी राष्ट्रीय पंचांग संवत है जिसमें हिंदी के 12 महीने हैं। पहला महीना होता है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फागुन। ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर है। यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति पर आधारित है। इसे पोप ग्रेगरी ने साल 1582 में शुरू किया था। यह जूलियन कैलेंडर का संशोधित संस्करण है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को दुनिया के कई देशों ने अपनाया है। भारत में अंग्रेजों ने साल 1752 में इसे लागू किया था। आजादी के बाद भारत सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया लेकिन साथ ही हिंदू शक संवत को भी अपनाया है। यह हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। शक संवत हिंदू कैलेंडर में 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। इसकी शुरुआत चैत्र के महीने से होती है जो सामान्यतः 22 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। यहाँ पे लीप वर्ष जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिनों का होता है जिसके कारण से 365 के स्थान पर एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। यह कैलेंडर 15-15 दिन के हिसाब से 2 भागों में बटा होता है जिसमें सप्तमी, नवमी जैसी
तिथियां शामिल होती है। इसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी। यह कैलेंडर सौर गणना पर आधारित है, लेकिन चंद्र गणना के अनुसार भी महीनों की संख्या निर्धारित होती है। इसे शालिवाहन शक कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारा शक संवत का कैलेंडर है, जिसमें 12 हिंदी के महीने होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ जैसे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पशु बाघ की। 1972 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु चुना गया और अप्रैल 1973 में आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया गया। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, जिसमें पैंथेरा वंश का नाम है और टाइग्रिस प्रजाति का नाम है। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। बाघ शक्ति, फुर्ती, सुंदरता और भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने बाघों की घटती संख्या को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित किया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक परियोजना शुरू की, जिससे बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल की होती है। बाघ को तेज, फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। 2023 तक भारत की दुनिया की लगभग 75% जंगल बाघ आबादी का घर है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की। तो फेसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस्टेरस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू फिपाउल अथवा पिकॉक कहते हैं, जिसे 26 जनवरी 1963 को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। नर मोर अपने रंगीन और शानदार पंखों के लिए जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रसिद्ध रंगीन पक्षी है। मोर शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर नर पक्षी के लिए किया जाता है, जबकि मादा मोर पीकॉक को मोरनी या पीहेन कहा जाता है, जो नर से थोड़ी छोटी और कम रंगीन होती है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दर्शाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए ये पूर्ण जागरण का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी की। इसे 22 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। भारतीय हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है और इसकी पूरी रेंज में एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जो विभिन्न धार्मिक परंपराओं और पौराणिक कथाओं में दिखाई देता है। यह मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है और इसकी लगभग 3/4 आबादी भारत में पाई जाती है। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी नाम की इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है। थाईलैंड और लाओस का राष्ट्रीय पशु हाथी है। झारखंड, कर्नाटक और केरल के राजकीय पशु हाथी है। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत में हाथी संरक्षण अधिनियम 1879 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसी कानूनी व्यवस्था है। इन कानूनों के तहत हाथियों के शिकार, तस्करी और व्यापार पर प्रतिबंध है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष वट या बरगद की। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेसिस है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। बरगद एक बहुत ही लंबा और मजबूत पेड़ है, जो कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। बरगद की शाखाएं और जड़ें नए पेड़ के रूप में विकसित होती है, जो एकता और निरंतरता का प्रतीक है। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसे भारतीय बरगद या बरगद अंजीर भी कहा जाता है। यह अंजीर परिवार का पेड़ है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय फल आम की। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। आम 1950 में आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भारत में हुई थी। भारत में इसकी खेती प्राचीन काल से की जाती रही है और यह अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है।
इसे भारत में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फल माना जाता है और यह देश दुनिया भर में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को आधिकारिक तौर पर 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह हमारी गंगा नदी है। गंगा हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर भारत के मैदान से दक्षिण और पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे एक पवित्र नदी माना जाता है और हिंदू धर्म में देवी की तरह पूजा जाता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का मुख्य उद्देश्य गंगा एक्शन प्लान के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। यह योजना गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने और उसके संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जून 1985 में हुई थी। इसका गठन गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में यह प्राधिकरण गंगा कार्य योजना की देखरेख करता था। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों की एक सहयोगी संस्था है। यह गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया था। गंगा नदी से जुड़े अन्य प्राधिकरण राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 2009 को हुई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना 12 अगस्त 2011 को हुई थी। राज्य स्तर पर प्रत्येक परिभाषित राज्य में राज्य गंगा समितियों का गठन है। प्रत्येक गंगा तटवर्ती जिले में जिला गंगा समितियां हैं। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी डॉल्फिन की, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानेस्टा गिंगेटिका है। गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 मई 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। बिहार व उत्तर प्रदेश में इसे सोंस, जबकि आसामी भाषा में सिंह के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश के अनुसार जिस तरह बाघ जंगल की सेहत का प्रतीक है, उसी प्रकार डॉल्फिन गंगा नदी के स्वास्थ्य की निशानी है। यह मांसाहारी जलीय जीव है। यह एक प्राचीन जीव करीब 10 करोड़ साल से भारत में मौजूद है। यह मछली नहीं, दरअसल एक स्तनधारी जीव है। मादा की औसत लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। इसकी औसत आयु 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई है। सन ऑफ रिवर कहने वाले डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सम्राट अशोक ने कई सदी पूर्व कदम उठाए थे। केंद्र सरकार ने 1972 के भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून के दायरे में भी गंगा डॉल्फिन को शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा की, जिसका वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस हन्ना है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है और एशिया में पाया जाता है। इस प्रजाति में विविधतापूर्ण रंग होते हैं और एक अनोखी खतरनाक हरकत होती है, जो अपनी गर्दन को फैलाकर और सिर को सीधा उठाकर फुफकारती है। यह सांप भारत की पौराणिक कथा और लोक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखता है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की। तो कमल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा है, जिसे 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। यह पवित्र फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। यह प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है और भारतीय संस्कृति का एक शुभ प्रतीक रहा है। कमल को अनासक्ति और सुंदरता के गुणों का प्रतीक माना जाता है और यह गंदगी और कीचड़ भरे पानी में उगने के बावजूद भी सुंदर खिलता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस डेलब्रुइकी उपप्रजाति बुल्गारिकस की। भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस का वैज्ञानिक नाम लैक्टोबैसिलस डेलब्रुइकी उपप्रजाति बुल्गारिकस है। लैक्टोबैसिलस एक तरह का जीवाणु है जो लैक्टिक एसिड बनाता है। भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस डेलब्रुइकी उपप्रजाति बुल्गारिस है। इसे अक्टूबर 2013 में राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव के रूप में नामित किया गया। यह सूक्ष्म जीव दही के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 अक्टूबर 2012 को भारत के पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयंती नटराजन ने लैक्टोबैसिलस डेलब्रुइकी को देश का राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव की केवल घोषणा की थी।
यह घोषणा साइंस एक्सप्रेस बायोडायवर्सिटी स्पेशल ट्रेन में बच्चों द्वारा चुने गए सूक्ष्म जीव के रूप में हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2013 में आधिकारिक रूप से लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी को राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव घोषित किया गया। 18 अक्टूबर 2012 को कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, इसे अक्टूबर 2013 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। अब हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी की। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। यह लिपि मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग की जाती है। देवनागरी लिपि का विकास उत्तर भारतीय स्मारकीय लिपि से हुआ है, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि में 14 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की राजभाषा हिंदी की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हालांकि संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाएं घोषित किया गया है। हिंदी को आधिकारिक कामकाज के लिए हिंदी क्षेत्र के राज्यों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी एक सहायक आधिकारिक भाषा है जिसका उपयोग राज्यों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और रोमन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, बंगाली और गुजराती है। अब हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू की। तो कद्दू सब्जी का वैज्ञानिक नाम कुकुरबिटा पेपो है। यह एक लोकप्रिय सब्जी है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कद्दू को भारत की राष्ट्रीय सब्जी घोषित नहीं किया है। कद्दू को अक्सर भारत की राष्ट्रीय सब्जी माना जाता है क्योंकि कद्दू में विटामिन ए, सी, ई और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। कद्दू में अन्य पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। राष्ट्रीय कद्दू दिवस हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन कद्दू के विभिन्न उपयोगों और उसके महत्व का जश्न मनाने का एक अवसर है। इसे भारतीय कद्दू भी कहा जाता है। कद्दू को सब्जी और फल दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। कद्दू पूरे भारत में उगता है और जल्दी तैयार हो जाता है। कद्दू सब्जी, हलवा, सूप में इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वह डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों में फायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल हॉकी की। तो हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हालांकि हॉकी को भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। फील्ड हॉकी एक टीम खेल है जिसमें भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, जो किसी भी देश द्वारा जीता गया सबसे अधिक स्वर्ण पदक है। भारत में कोई घोषित राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन फील्ड हॉकी को भारतीय सरकार की वेबसाइटों और पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय खेल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत ने 1928 से 1956 के बीच लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। भारतीय हॉकी दल ने 1975 में विश्व कप जीता था। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। यह हमारे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की फोटो है। अब हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी की। तो भारत में कई प्रसिद्ध मिठाइयां हैं, जिनमें से जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है। हालांकि भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रीय मिठाई नहीं है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई के रूप में जलेबी को औपचारिक रूप से कभी भी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि जलेबी को भारत की अनौपचारिक राष्ट्रीय मिठाई के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार या किसी अन्य आधिकारिक निकाय ने जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित नहीं किया है। बांग्लादेश ने जलेबी को अपनी राष्ट्रीय मिठाई घोषित किया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।